बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमें कल मौसम के बारे में हरमीत जो हमारे साथी हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने बताया कि सुबह जो बारिश हो रही है बहुत ज़ोरदार बारिश है, लेकिन मौसम उन्होंने कहा बेहतर है। ये नहीं मालूम था कि ये बारिश एक अजाब की सूरत अख्तियार कर लेगी। क्या हुआ ये हरमीत से ही चल के पूछते हैं। हरमीत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सर। बिल्कुल आपने बड़ी कल तो हम बड़े खुश भी थे कि मौसम काफ़ी रिलैक्स हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जब चीज़ें देखी तो का कहते हैं ना कि बरसात कभी रहमत तो कभी जहमत बन के आती, और हमने देखा कि ई सेक्टर जो है वहाँ पे काफ़ी तबाही मचा दी, करोड़ों का नुकसान हुआ, 2 जानें भी गईं। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो सवाल कई उठते हैं CDA की इस कारकर्दगी पे कि अरबों के घपले किए गए, फिर वहाँ पे जिस तरह जो नाले मरगला से पहाड़ी से उतरते हैं उसी पर सोसाइटियाँ बनाएंगी गैर कानूनी तौर पर, पैसे लिए गए, जारी बात है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए किसी को ये ख्याल नहीं आया कि कितने जानों का ज़िया हो सकता है। इसी तरह अब कई सारी सोसाइटियाँ बन रही, लेकिन अभी तक उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और CDA की जानिब से मैं ये कहूँ कि अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग जाएँ किसकी तरफ देखें, ये इंतज़ामिया ज़िली इंतज़ामिया की तरफ देखें, CDA की तरफ देखें, या सोसाइटीज़ के जो मालिकान हैं उनकी तरफ देखें, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आप जाएंगे, जो बच्ची जिस तरीके से, एक बच्ची की डेथ हो गई, फिर उसकी वालदा की डेथ हुई, उस एक बच्ची को तो बड़े मुश्किलों से वहाँ के शहरियों ने बचा लिया, लेकिन हालात बड़े ही गंभीर थे। और वो अभी भी बारिशों का जो सिलसिला, मैं पहले भी कह चुका था कि नाला लई जो है, दीगर जो गोल्डा से नाली आती है, उसी की सफाई कल शेख रशीद साहब बड़े हंगामी तौर पर तो चले गए, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि इससे कबल ये सफाइयाँ होती, ये मामला तय किए जाते कि भाई आने वाले दोनों में बारिशें होंगी और ज़ोरदार बारिशें होंगी जिससे तबाही मच जाएगी। लेकिन किसी ने, हमारे यहाँ उमूमन ये होता है जब हम मीडिया में बात करते हैं तब जाके ये लोग हरकत में आते हैं, लेकिन उसके बाद ये बड़े आराम से सरकारी दफातरों में चाय की चुस्कियाँ लेके मजे ही लेते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि जो E11 की सूरत हाल अगर हम देखें तो वहाँ की जो वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे वो बहुत ज्यादा हॉरिबल वीडियोस थी। किस तरह से जो गाड़ियां थी वो उस पानी में बहती जा रही हैं, और वो चलती गाड़ियां जिनकी बत्तियां हैं, जिसका मतलब लोग अंदर मौजूद हैं। बहुत ज्यादा मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी। लेकिन इस बारे में जो CDA का मौक़िफ़ था वो ये था कि ये हमारे अंडर ये E11 सेक्टर नहीं आता, बट स्टिल वी आर हेल्पिंग द पीपल आउट, और वहाँ पर हम मदद करके लोगों को निकाल तो रहे हैं। तो CDA की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि हमारा इस सोसाइटी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन खैर, हम जिस तरह से आपने ये बात कही है कि जो नालों की सफाई और ये जो हमारे नुमाइंदे भी जाएंगे, उससे भी रब्ता करेंगे और बात होगी इस पे कि किसके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सवाल तो बनता है। बिल्कुल सवाल बनता है। अभी चलते हैं जी रनडाउन की तरफ। बिल्कुल, आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पब्लिक का डेली डोज होगा। उसके बाद हमने देखा है कि हालिया कुछ अरसे में, और स्पेशली अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो ख़वातीन पर बहुत से तशद्दुद के, हरासमेंट के जो वाक़यात हैं वो मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आए, और आजकल बहुत से जो मामलात हैं वो मीडिया की जीनत बने हुए हैं, बहुत सी डिस्कशंस इन पर हो रही हैं। तो ये जो हरासमेंट के जो वाक़यात हैं, एग्रेशन है, इनमें इजाफा क्यों होता चला जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर आज हम बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। फिर देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान में लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर किताबों का फुकदान है, और हुकूमत जो है वो इन लाइब्रेरीज की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, और साथ ही साथ जो अब लोग हैं उनमें भी पढ़ने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे शो में आगे चलकर। फिर गुफ्तगू करेंगे जिस तरह से GB में इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर हुकूमत कायम कर ली, और सबसे ज़्यादा नशस्तें भी जो थीं वो तहरीक इंसाफ की थीं। अब हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस की बात कर लें तो यहाँ पर भी सबसे भारी अक्सरियत में कामयाबी जो है वो तहरीक इंसाफ ने हासिल की है, अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। इस तमाम तर सिचुएशन के बाद अब जो तहरीक इंसाफ की नज़रें हैं रऊफ साहब वो सिंध पर हैं कि इसको किस तरह से काबू किया जाए। बिल्कुल, अब काबू किया जाए या आने वाले आम इंतखाबात पे काबू किया जाए, तो मामलात किस रुख बैठेंगे, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया जानेंगे। फिर जिस तरह से अभी हमने आगाज़ में ही बात की कि कल पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो कि बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ बारिशों से, और मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली बार यहाँ पर इस तरह की बारिशें हुई और इस तरह से सैलाब और बड़ी ज़्यादा जो चीज़ें थी खराब तबाही वो देखने में आई। इस पर बात करेंगे, और इस बद इंतज़ामी का
जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे और आज हमें शो में एक सिंगर भी ज्वाइन करेंगे जिनसे हम मज़ेदार किस्म के गाने सुबह सुबह सुनेंगे और खुद भी फ्रेश होंगे और आपको भी फ्रेश करेंगे। डेली डोज, सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज। तो सबसे पहले इसमें खबर ये है कि FGRF जो कि दावत इस्लामी का एक फलाही शोबा है, इन्होंने इस चीज़ का अयादा किया है कि 1 अगस्त से एक मुहिम का आगाज़ किया जाए जिसमें इनका मिशन ये है कि पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है, सरसब्ज बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे हैं वो लगाने हैं। और इनका नारा ये है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। अब तक जो इनके टारगेट्स हैं उसमें तो उन्होंने कहा है जी कि हम पूरे मुल्क में 2 मिलियन के करीब जो हैं वो दरख्त लगाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फरवरी 2021 से अब तक ये 3 लाख पौधे जो हैं वो लगा चुके हैं मुकम्मल उनकी निगहदाश्त के बाद। अब ये दरख्त बनने के करीब हैं और लोगों से भी यही अपील दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, बढ़ चढ़कर उनकी इस मुहिम में हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो दरख्त हैं वो लगाए जाएं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब काश बाकी मजहबी तंजीमें भी इसी तरह से आगे आएँ। फजल रहमान साहब को भी दावत हमारी तरफ से, अगर ऐसा इनिशिएटिव लें हम उनके साथ होंगे, उनको फुल प्रमोट करेंगे। बाद दावत इस्लामी का ये इनिशिएटिव कि पूरे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, सरसब्ज बनाया जाए। ये देखो, ये इमरान खान साहब ने एक गोल जो दिया था बिलियन ट्री सुनामी के नाम से, तो उसके तहत बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए गए और वो दरख्त जो है उनकी भी वीडियो, ये बिल्कुल हुकूमत की तो है जिम्मेदारी, लेकिन सबसे बढ़कर अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी आए मैदान में और ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के बचाव के लिए ये इक़दाम है और ये सबको उठाना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बारे में जो अवेयरनेस है, जहां पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का क्रेडिट बनता है तो वो उनको देना चाहिए कि इस बारे में जो अवेयरनेस है वो उन्होंने ही दी है। इससे पहले मेरा नहीं ख्याल किसी हुकूमत ने इस तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो दी हो। तो उन्होंने जिस तरह से बिलियन ट्री सुनामी मनसूबे की बात की, उसके तहत बहुत से प्रोजेक्ट्स का आगाज़ भी किया गया। अब जो दावत इस्लामी वाले हैं वो ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम भी इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और अपने देखने वालों से भी यही कहेंगे कि जहाँ पर भी मौका मिलता है आगे आए, पौधा लगाएं ताकि वो दरख्त में कन्वर्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम माहौल को खुशगवार बना सकें। मैं सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा और वो ये है कि बहुत सी तंजीमें कई बार पहले भी माजी में ऐसे होता है कि दरख्त लगाने के लिए आ जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि माहौल दोस्त ट्री कौन सा है, दरख्त कौन सा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सहाफ़ियों के साथ सवाल जवाब का सेशन किया, अफगान सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए और साथ ही साथ उनका इस मौके पर यह कहना था कि भारत और अफगानिस्तान के साथ सहफ़रीकी ताल्लुकात तब तक नहीं किए जा सकते जब तक कि जो मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है 5 अगस्त वाला जो भारतीय इक़दाम है उसको वापस ना लिया जाए और कश्मीर को उसकी खुसूसी हैसियत में वापस बहाल ना किया जाए। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे GB और आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हुए हैं उसमें वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी बढ़तरी हासिल हुई है। इसके बाद अब तमाम तर नज़रें जो हैं तहरीक इंसाफ की वो सिंध पर है कि यहाँ पर किस तरह से अपनी हुकूमत, अपना असर जो है वो कायम किया जाए। गुफ्तगू करने के लिए हमें सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार बदर मुनीर चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ मियाँ हबीब साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। जी, जो इमरान खान साहब ने बात की अभी शुरू में ही, उसमें उन्होंने अफगान सहाफ़ियों से बात करते हुए बिल्कुल सही बात की कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स को हमें ख़त्म करना होगा और अफगान पीस प्रोसेस तभी हो सकता है जब इनके तमाम लोग आपस में मिलजुल के गुफ्तगू करें, आपस में किसी समझौते पे पहुँचें, एग्रेशन ना हो। एग्रेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है। मेरे ख्याल में यही हल है, इसके अलावा हल भी कोई नहीं है, मतलब देखा जाए तो। डॉक्टर साहब, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है जितनी हमारे हुक्मरान समझते हैं या दुनिया समझती है। उसका जो दाखिली चैलेंजेस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई हल कोई भी पेश नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फ़रीक है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है और फिर हमने रास्ते भी दिए कई कामों के लिए। अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान को निकाले बगैर अफ़गानिस्तान के अंदर अमन भी नहीं हो सकता। और जो इंडिया, मैं समझता हूँ कि जितना उसने इन्फ्लुएंस लास्ट रिजीम में और अभी तक उसका अंदर जो मौजूद है, जब तक इंडिया वहाँ से नहीं निकलता, जैसे
दूसरी अफवाज निकली हैं। इंडिया का भी वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ये पेचीदगियाँ ख़त्म होगी और अमन कायम होगा। मियां साहब, कल अफगान तालिबान के जो नुमाइंदे हैं वो चाइनीज़ वज़ीर आज़म से भी मिले। जी जी। पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि जब चाइनीज़ वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने भी चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंश्योर करना चाह रहे थे कि तालिबान की अगर हुकूमत आ जाती है तो इससे चाइना के अंदर जो इगर मुसलमान हैं उनके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस तो नहीं बढ़ेगा, पीस प्रोसेस चलता रहेगा। तालिबान ने जो उनको इंश्योर करवाया है वो यही है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होगी और बल्कि किसी भी मुल्क के खिलाफ हम कोई ऐसी चीज़ नहीं होने देंगे। उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब जी बिल्कुल। अच्छा रऊफ साहब, इस बार एक ना बहुत बड़ी तब्दीली हमें नज़र आ रही है और वो चाइना की सूरत में है कि चाइना इसमें बहुत इंटरेस्टेड है अफ़गान इश्यूज़ में, और वो उन्होंने बड़ी कोशिश की। पहली बार वो अमन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफ़गानिस्तान में, और उसके पीछे उसके माशी मामलात भी हैं। वो ख़ित्ते में अमन कायम करके अपने माशी सरगर्मियों को फ़रोग देना चाहता है, वो एक अलहदा मसला है। लेकिन इसके बावजूद ये मैं समझता हूँ कि अफ़गानों की भी एक्सेप्टेबिलिटी है कि वो अगर चाइना उन्हें कबूल करता है और वो एक ताकत के तौर पर उनसे मुज़ाकरात करता है और उनसे कोई एश्योरिटीज़ लेता है, तो इसका मतलब ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अफ़गान तालिबान की जो कबूलियत है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के स्टार बने हुए हैं। वो खित्ते की जितनी सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो पाकिस्तान है, और बिल्कुल वो जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो बड़े ऐसे तरीके से कर रहे हैं, और साथ साथ वो अपने मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख कर भी ऐसी जिस तरह के एब्सोल्युटली नॉट कहकर पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए उन्होंने। ठीक है, इसी तरीके से आज उन्होंने जो बात की है कि मकबूजा कश्मीर के मामलात को आगे बढ़ाए बगैर हम इंडिया से बात नहीं कर सकते। तो ये सारे इश्यूज़ में जो है वो मेरा ख्याल अपने मुस्तकबिल को भी की सियासत को भी मद्देनज़र रख कर जो है वो खेल रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ जो है उनकी सही तर्जमानी कर रहे हैं कि जी ये स्ट्रेट फारवर्ड के ये चीज़ें हैं, इनसे हम आगे पीछे नहीं हो सकते। इस फ्रेमवर्क में रहकर किसी ने बात करनी है तो हमसे आके बात करे, वरना फिर अफगान जो है तालिबान वो तो अपनी मर्जी करेंगे ही। रऊफ साहब, एक और बात है कि जिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं है गालबन, तालिबान का जो इमेज है वो बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तालिबान की लीडरशिप को ये चाहिए कि वो एक अपनी इंतहा पे हैं, उनकी अपनी सोच है, वो तब्दील नहीं हो सकती, उनका एक अपना नजरिया है। पहले से वैसे अब कम हुई है, लेकिन खराब हुए हैं तालिबान और अफगान अमन अमल जो जारी था और अचानक मुज़ाकरात खराब हो गए। तो क्या आप समझते हैं कि इसके रिस्पॉन्सिबल जो थे वो अमेरिका ही था, क्योंकि मुज़ाकरात से वो जिस तरह पाकिस्तान बीच में था, पाकिस्तान को बिल्कुल फिर लिया नहीं गया एतमाद में और दोबारा सीधा डायरेक्ट होके उन्होंने तालिबान के साथ बातचीत की अमेरिका ने, तो उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो काफ़ी आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं तो समझते हैं कि जिम्मेदार अमेरिका ही है इस वक्त जो मेरा ख्याल है। मैं हरमीत और रऊफ साहब, मैं वाइट हाउस में भी था, मैं वाहिद कनेडियन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था जब इमरान खान अमेरिका का जो लास्ट दौरा किया, तो जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ भी थी, अफ़गानिस्तान का भी एक मामला था वहाँ पे। अमेरिका मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इग्नोर ना करना चाहता है, इसमें ना कर रहा है, लेकिन चूँकि वो एक सुपर पावर है, वो कभी कभार अपना जो एक मिजाज है उसके तहत और एक अपनी आदत जो है उसके तहत भी कभी डायरेक्ट बात करता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हरमीत के वो ऐसे चैनल्स पे भी बात करता है कि पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है कि अमेरिका इग्नोर नहीं कर रहा, अगर डायरेक्ट भी बात कर रहा है तो किसी न किसी जगह से वो बात वो चला रहा होता है। अफगान अमन अमल की बात करें तो जिस तरह से इनखला अब हो रहा है, 31 अगस्त तक मुकम्मल इनखला जो है अमरीकी अफवाज का हो जाएगा। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिकन हैं वो तालिबान ये हुकूमत जो अफगान हुकूमत है इसकी मदद जो है वो जारी रखेंगे। इस मदद से जो अफगान अमल है क्या वो मुतासर हो सकता है? तालिबान इसको अपने जो एक उनका स्टांस है, जो उनसे मुआहिदा है, उसके अगेंस्ट ले सकते हैं? अब मेरा ख्याल है कि अमेरिका जो है, जो आपका जो सवाल है उसकी जो गहराई का जवाब ये है कि अमेरिका निकलेगा नहीं। ये एक अपनी अफवाज निकाल ली या जो उनकी जो ट्रांसपोर्ट है या जो उनके इक्विपमेंट है वो निकाल लिए, लेकिन अमेरिका निकलेगा नहीं। अमेरिका तो 50 साल 100 साल के बाद की वो थिंक टैंक उनके सोचते हैं, और
इतना अंदर चले जाते हैं कि वो अपना असर छोड़ते हैं। हमें भी कई बार ऐसा पता नहीं चलता पाकिस्तान को भी कि वो अमेरिका कर क्या रहा है, क्योंकि वो अमेरिका दिखाता कुछ है, मारता कुछ है। वो आपके एक कान में बात करेगा, दूसरे कान को मरोड़ देगा, और उसका जो कान का मरोड़ना है वो एक तरीका है उसका, वो मुआशी तौर पे, कोई इमदाद के तौर पे, कोई थ्रेट्स के तौर पे, या आपके जो दुश्मन हैं उनके साथ थोड़ा सा मीटिंग्स कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो दानिश अक्ल है वो हमारे थिंक टैंक को समझनी चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कल को हम कहाँ, ये जो हम कल की नहीं सोचते वो हमारी बदनसीबी है। मियां साहब ऐड करना चाहे इसमें? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि लोग इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि शायद अमेरिका यहाँ से जा रहा है और तालिबान जो है वो बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, और अफ़गान गवर्नमेंट को भी शायद उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा। अमेरिका का लाइजन जो है वो अफगान गवर्नमेंट के साथ भी है और तालिबान के साथ भी है, दोनों के साथ उसके तवातर से राब्ते हैं और दोनों को वो सपोर्ट कर रहा है। वो अब वो चाह रहा है कि दोनों में से ताकत के जरिए जो भी डोमिनेट कर जाएगा मैं उसके साथ हूँ। और ये देख लीजिएगा पैसे अमेरिका नहीं देने और किसी ताकत, लेकिन अमेरिका अपोजिशन को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जी जी बिल्कुल, हुकूमत के साथ होता है और अपोजिशन को छोड़ता नहीं। हाँ। इसी तरीके से अब वो जो है अफगानिस्तान में वो सारी कुव्वतों के साथ है, सिर्फ वहाँ अफगान तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के साथ नहीं, वहाँ के जो बड़े वार लॉर्ड्स हैं उनके साथ भी अमेरिका के उसी तरीके से राब्ते हैं। और वो गेम में मसलसल इन लोग ये समझ रहे हैं कि शायद वहाँ से चला जाएगा तो वो इस खित्ते से ही शायद निकल जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि उसका रोल रहेगा और अब देखना ये कि वो मिनिमाइज होता है या उसमें कोई वो इफेक्टिव रोल अदा करता है। तो एक तरफ लेकिन गेमिंग बड़ी ज़बरदस्त हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि एक तरफ जो है खित्ते के मालिक रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये लोग जो हैं ये चाहते हैं कि ये सारे मामलात हमारे ज़रिए से ही हल हो और हम ही यहाँ के चौधरी बन जाएं। दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि वो पाकिस्तान को बहरहाल किसी सूरत में हाथ से नहीं जाने दे रहा। वो चाहता है कि पाकिस्तान के ज़रिए और इंडिया के ज़रिए, इन दोनों मुल्कों के ज़रिए जो है वो खित्ते में अपना असर और रसूख कायम रखे, क्योंकि चाइना आगे बढ़कर जो लड़ाई है वो उसकी चाइना के साथ है। तो वो कई किस्म के जो है ना गेमिंग जो है उसको डिज़ाइन कर रहा है। बहरहाल एक हिकमतकार जो है वो अल्लाह भी है, कल को कुछ ना हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसका असर और रसूख हमें यहाँ नजर आता है। हरमीत का सवाल ले लेते हैं। हरमीत, आप कोई सवाल पूछना चाहें? मैं तो कश्मीर के इस पे अगर अफगानिस्तान पे तो डिस्कशन होगा, लेकिन कश्मीर के सिलेक्शन पे आना चाहूँगा। आज ही अगर हम देखें तो नून लीग की जानिब से भी बड़े इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो कल नबील गबोल साहब कह रहे थे कि हमसे वादा किया था 16 सीटों का, लेकिन हमें 11 दिए गए। तो ये वादा किसने किया था? हबीब साहब बड़े करीब रहते हैं, तो भाजी क्या मैं आपको बताऊं, सियासत में ना दिखाने की चीजें भी बड़ी होती हैं, तासर देने की चीज भी होती है। ये उन्होंने ना एक तो नून लीग को छेड़ा है और दूसरा ये तासर देने की कोशिश की है कि जनाब अब हम काबिल कबूल हो चुके हैं, हमसे तो वादे कई किस्म के किए गए हैं, ये तो काम अभी थोड़ा है। तो वो ये मुस्लिम लीग नून को जो है वो ये बावर करवाना चाहते हैं, भाई आप दरगांदा राह हो चुके हैं, लिहाजा अब जो है वो बारी हमारी है। तो ये एक जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, वो उसमें वो अपने आप को अपर जाहिर करना चाहते हैं कि भाई अब आपकी छुट्टी हो चुकी है। अच्छा, रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है, बस छेड़ने के लिए पीएमएलएन को ये कहा किसी ने कोई वादा नहीं किया। अच्छा बदर मुनीर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, जीबी में पीटीआई आ गई, अब कश्मीर में भी अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, नजरें सिंध पर हैं, अभी कोई वहाँ गवर्नर राज या किसी भी सूरत में अपना असर कायम कर सकती है तहरीक इंसाफ की हुकूमत? अभी नहीं तो क्या 2023 के इलेक्शन में क्या ये मुमकिन है कि जो अभी कोशिशें की जा रही हैं तहरीक इंसाफ से वो कामयाब हो जाए 2023 तक? मेरा ख्याल है जो मार्केटिंग है वो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज की मार्केटिंग कैसे चलती है। तो हुकूमत सिंध की जो मार्केटिंग है वो बुरी नहीं है। पाकिस्तान के विजिट पे हूँ, मुझे लोग भी ये बता रहे हैं यार हुकूमत सिंध बड़ा। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में शुमार किया जाता है इस्लामाबाद का, और कल यहाँ पर एक ही बारिश हुई जिसके बाद यहाँ का जो निज़ाम था वो दरहम बरहम हो गया। स्पेशली अगर हम इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स की बात करें, E11 सेक्टर की बात करें, तो जो हम सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देख रहे थे वो बहुत ज़्यादा हॉरेबल थी। गाड़ियाँ जो थी वो पानी में बह रही थी और बड़ी ख़राब हमें सूरत हाल देखने में आई। अभी हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद के E11 सेक्टर से ही हमें ज्वाइन करें हैं फैसल शाही। फैसल, एक तो ये बताइएगा कल जो इतनी बदइंतजामी देखने में आई इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमने CDA को देखा, उनका ये मौक़िफ़ था कि ये CDA के अंडर ये वाला सेक्टर नहीं आता, बट स्टिल हम लोग हेल्प कर रहे हैं वहां से पानी वगैरह निकालने की। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? और अभी बारिश के बाद यहाँ पर तमाम जो पानी है क्या वो निकाल लिया गया है? सूरत हाल, रोड्स वगैरह क्लियर हो चुके हैं? रोमा, बिल्कुल जैसे आपने कल एक अजीबो-गरीब मंजर देखा और ये लग रहा था कि ये इस्लामाबाद नहीं, शायद पता नहीं कौन सा मुल्क है जहाँ पे गाड़ियाँ बह रही हैं और सैलाब की एक सूरत हाल है। ये वही जगह है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। इसी जगह पे ये गाड़ियाँ बह रही थी और इसी जगह पे सैलाब आया हुआ था और एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। बुनियादी तौर पर ये इस्लामाबाद का सेक्टर डिक्लेयर किया जा चुका है क्योंकि इस्लामाबाद को मुख्तलिफ सेक्टर्स में कन्वर्ट किया गया है, A, B, C, D, और ये E11 सेक्टर है जिसमें अब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी अगर बनी है तो यकीनन वो उन्होंने NOC जो लिया है वो CDA से ही लिया हुआ है। और CDA को जब वो NOC के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले जो लेआउट प्लान देते हैं उसमें बाकायदा तौर पे दिखाया जाता है कि इस सोसाइटी में मुफाद आमा के लिए इतनी जगह दी गई है जिसमें पार्क, कब्रिस्तान और साथ नाले कितने बनाए गए हैं ताकि बारिश का पानी हो या कोई भी पानी हो तो यहाँ से उसको बहाया जा सके और साथ लोगों को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये देखने में आई कि जितनी हाउसिंग सोसाइटी है इन्होंने LOP अप्रूव करवा लिया, CDA से सारा कुछ करवा लिया, उसके बाद ना तो CDA की जिम्मेदारी लेता है और ना ही इंतज़ामिया लेती है। बुनियादी तौर पर CDA बरियोजिमा इस वजह से हो जाता है कि अब इस सोसाइटी में कमाई के लिए कोई चीज़ नहीं रही। जितनी भी चीज़ें थी वो बेच चुके हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान बेच चुके, यहाँ पे जो पार्क थे उनकी चाइना कटिंग करके बेच दी गई और यहाँ नालों को भी नहीं छोड़ा गया। CDA में जो LOP जमा करवाया गया उसमें जो नाले दिखाए गए वो 40 फुट के थे, लेकिन यहाँ पे हमने जब नाले देखे तो 6 फुट भी उनकी जो है वो जगह नहीं रही और वो उनको भी कवर कर दिया गया। उसके ऊपर गलियां बना दी गई हैं, सामने प्लाट है और प्लाट के सामने नाले हैं। अब उनको हमने देखा कि CDA तो इनकारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो कल हमने देखा एक तो ये बताया कि कौन कौन सी सोसाइटियां हैं, कौन कौन सी मुतासिर हुई, कितना जानी नुकसान हुआ है, कितने अगर अमलाक है तो उसको कितना नुकसान हुआ है। दूसरी बात, CDA अगर इनकारी है तो ये जो मुतासिर लोग हैं ये किसकी तरफ फिर देखें? जिली इंतजामिया की तरफ देखें? क्या करें फिर भाई? हरमीत, बुनियादी तौर पर यहाँ 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटी हैं। सबसे ज़्यादा जो हाउसिंग सोसाइटी मुतासिर हुई थी, ये मेरे जो बैकग्राउंड पे मौजूद है, ये है मेडिकल हाउसिंग सोसाइटी और इसके बिल्कुल साथ है मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी और यहाँ जो इसका दाखिली रास्ता है वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन है। जबकि ये पूरा एक सेक्टर है इस्लामाबाद का, इसे सेक्टर E11 कहा जाता है। इसको CDA बाकायदा सेक्टर डिक्लेयर कर चुका है। अब जिम्मेदारी इसलिए नहीं उठाई जा रही क्योंकि जब हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जाती है तो उनके बुनियादी तौर पर पहले वो प्लाट बेचती हैं, फिर कमर्शियल प्लाट बेचती है, रेजिडेंशियल कमर्शियल बिक जाते हैं। उसके बाद उनके पास जगह बनती हैं, बचती है मुफाद आमा की प्लाट। तो जो नई इंतजामिया आती है उनकी नज़र होती है कि अब हमने नेक्स्ट क्या बेचना है, तो वो फिर चाइना कटिंग करती है। उनको पहले जितने पार्क्स हैं उनको छोटा किया जाता है। अगर 12 कनाल का प्लाट है तो उसे सुकड़ कर वो 1 या 2 कनाल का बचता है और फिर कब्रिस्तान को बेचा जाता है और फिर नाले भी बेच दिए गए यहाँ पे। अब जिम्मेदारी यकीनन ये पहले तो इंतजामिया की होती है, इंतजामिया के बाद ये CDA की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो आके चेक एंड बैलेंस रखे, क्योंकि ये कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ ये DC और सर्कल रजिस्ट्रार के अंडर रजिस्टर होती है। बाकायदा जिली इंतजामिया यहाँ की इसकी जवाबदेही होती है, वो चेक एंड बैलेंस रखती है कि कहीं पे वायलेशन हो रही है तो वो उस पर एक्शन लेते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक ट्वीट कर दी जाती है। हमारा ये एक अजीब सा ट्रेंड सेट हो गया कि हम एक सिर्फ ट्विटर का सहारा लेते हैं, 2-4 तस्वीरें बना के शेयर कर देते हैं कि सब हालात बिल्कुल ठीक है, पानी नहीं रुका। बुनियादी तौर पर ये जगह कि वहाँ पे नालों पर मकानात बने, कमर्शियल प्लाजे बने, दुकानें बनी हैं, तो ऐसे में धड़ल्ले से एक कब्जा माफिया जो है वो इतना बासर है कि वो तजावुज़ात कर रहा है। और हम देखते हैं कि इंतजामिया और CDA तो इनकारी हो गई है। CDA वो जो गुजरात तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे वो इनकारी है। तो मतलब इंतजामिया क्यों इतनी बेबस है?
हरमीत, जैसा कि आप जानते हैं ये जो सेक्टर है ये पोश एरिया कहलाता है। ये मार्गला रोड की एक साइड पे वाक़ है। इसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे F सेक्टर है, जहाँ पे F10 F11 सेक्टर है। ये महंगे तरीन सेक्टर यहाँ पे ये कहलाते हैं और यहाँ प्लाटों की कीमत भी करोड़ों में है। 5 मरले का प्लाट भी लाखों में नहीं है, उसकी वैल्यू भी करोड़ों में है। अब ये जो अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं, ये जितने भी यहाँ पे प्लाजे बुनियादी तौर पर ये नाले हैं, इसकी बिल्कुल बैक साइड पर जो गली बनी हुई है, गली है ही नहीं। जो नाला है इसके नीचे नाले के ऊपर लैंटर डाल के उसके ऊपर लुक डाल के इन्होंने गलियाँ बना दी हुई हैं। इतनी सितम ज़रीफ़ी है कि क्या ये इस्लामाबाद में CDA को या मुतलका इदारों को नज़र नहीं आता। और इंतज़ामिया तो ज़ाहिर है मिली भगत के CDA और इंतज़ामिया की मिली भगत के अलावा ये बन ही नहीं सकते। ये चीज़ें यहाँ नज़र आती हैं। ये मार्गल रोड का एक सिरा जो जाके ख़त्म होता है, आप जानते हैं कि वो पार्लियामेंट हाउस में जाता है और ये आगे चलती जा रही है। अब ये B17 तक यानी ये टेक्सला और वाह को जाके टच कर रही है। तो क्या इस्लामाबाद के अंदर जो हाउसिंग सोसाइटी हैं वो CDA या मुतलका इंतज़ामिया या ज़िली इंतज़ामिया को नज़र नहीं आए, तो यकीनन ये मिली भगत है। और ये सारे मिल के पहले तो ये यहाँ पे जो कमाइयाँ होती हैं वो कमाइयाँ करते हैं, उसके बाद फिर बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जब ये बच्चा कमा के दे रहा होता है तो सारे इस पे हाथ रखते हैं, जब ये कमाना छोड़ देता है तो फिर इसकी तरफ कोई देखता नहीं है। बुनियादी तौर पर ये सोसाइटियों में कमाइयाँ खत्म हो चुकी है या अब नहीं। जी फैसल, ये बताओ अब नई कमाई के लिए जगह नहीं, क्या बेचे वो बेचे क्या, इस वजह से इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जी फैसल, ये बताओ कि मीडिया ने तो आवाज़ उठा दी, लेकिन यहाँ के अवाम आप जैसे हमें दिखा रहे हैं अपने रंग में रंगे हुए, वो मतलब आ जा रहे हैं। उन्होंने कोई बाहर निकल के मुजाहरा नहीं किया, करोड़ों का उनका नुकसान हो गया होगा, लेकिन वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहे अपने हकूक़ के लिए। राव साहब, अभी यहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं। ये जितने भी यहाँ प्लाजे हैं, जितने ये घर है, ये हर घर की बेसमेंट भी बनी हुई है, क्योंकि ये 5-5 मरले के घर हैं। इनकी कोशिश होती है कि 3-3 स्टोरियाँ बनाई हुई किराए पे दें। ज़्यादातर घरों के अंदर अभी भी पानी मौजूद है, बेसमेंट ये सारी बड़ी है। लोग अभी अपनी टेंशन में है कि ये पानी निकालें। कल कुछ लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन फिर उनकी कोशिश थी कि पहले अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज़ को बचाएं, उनको किसी सेफ मकाम पर लेके जाएं, जिसके बाद वो यहाँ पे एहतजाज या नेक्स्ट जो भी उनका लाएमल होगा। ज़्यादातर यहाँ सरकारी मुलाजम रहते हैं या वो रहते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो गुजर बसर करते हैं कि मुलाजमत करते हैं, रात को घर आते हैं और अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हालात ये हैं कि ये तो अभी बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ट्रेलर था। ईद के रोज़ भी जब बारिश हुई थी तो इनके आधे से ज़्यादा घरों में पानी घुस गया था। लेकिन अब ये ज़्यादा काम बढ़ गया और आगे ये मज़ीद जितनी बारिशें हो रही हैं तो ये इनके लिए खतरे की घंटी है कि ये घर तबाह हो सकते हैं, जैसे आप जानते हैं। और मज़ीद भी आने वाले दिनों में हालात ख़राब हो सकते। इस्लामाबाद में शदीद बारिशों की पेशगोई है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल शाही हमें इस सेक्टर की तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। अभी हमें शो में जो मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, सिंगर हैं, बड़े ज़बरदस्त सिंगर हैं और इनका एक तारुफ ये भी है कि ये हमारे बड़े ज़बरदस्त नामवर सिंगर वारिस बेग साहब उनके बेटे हैं। अमार बेग हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। अमार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। आप तो पहले भी शो में आ चुके हैं, अब आपने बड़े अरसे बाद अपने दर्शन करवाए। इतना अरसा अमेरिका रहे, सैरें की और अब पहुँचे हैं और वहाँ पे मेरे ख्याल में कोई नया गाना भी बनाया। जी, मैंने वहाँ पे एक्चुअली आई शॉट 3 म्यूजिक वीडियोस देयर। 2 मेरे अपने सोलो हैं और एक पापा के साथ मेरा एक डैडी का कमबैक है। तो इट्स अ फर्स्ट टाइम फादर सन डुओ व्हिच इज वेरी स्पेशल, वेरी सेंटिमेंटल फॉर मी। जबरदस्त। तो लास्ट टाइम मैं जब आपके पास आया था, आई हैड टोल्ड यू कि मैं जा रहे हो करने के लिए। बिल्कुल। तो बताओ सीखी कहाँ से परियों की तुमने अदा, लब पे तुम्हारे ऐसी हंसी है, झरनों की जैसे सदा, आंखें तुम्हारी हैं सुरमई, सनम जबरदस्त। तुम सा हंसी कहीं देखा नहीं, सुनो जरा ये दिल की धड़कने क्या से क्या हो गई। जबरदस्त। थैंक यू सो ये कब मच। तक आ रहा है ये वाला गाना? ये भी अराउंड द सेम टाइम, एक मंथ के टाइम फ्रेम से मैंने सोचा इसको रिलीज इसकी करेंगे। कॉम्पोजिशन स्पेनिश वाली इसकी जो स्पेनिश है, मेरी एक इंस्पिरेशन है, जिप्सी किंग्स एक बैंड है, फ्रेंच बैंड है, फ्रेंच स्पेनिश, तो उनसे कुछ इंस्पायर करके कुछ अपना स्टाइल, कुछ अपनी चीज़ें स्पेनिश वाली कॉम्पोजिशन किसने की? ये आप समझे मैंने किया। जबरदस्त। आप समझे या वाकई? मैंने की। I like to give credit to my dad and the composer, सबको मिलके, but it's always a joint venture.
सही। अच्छा, उसका मजा हो अप्रिशिएट रहा है। करते हैं वैसे वो जब देखते हैं, ऑब्वियसली हमें सुनने में इतना अच्छा लगा, आप लोग तो जब साथ काम डैडी अप्रिसिएशन मिलती है या बस वो एक करते- जो पेरेंट्स का होता है कि हमने खुद तारीफ नहीं करनी, लोग करें? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उनकी अप्रिसिएशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, बट वो मुझे उसका अंदाज़ा है कि वो अच्छा, आपके और हल्का बहन हल्का भाई भी हैं? हाँ जी, उनका भी रुझान है म्यूजिक की तरफ? आई एम द ओनली वन हु डज म्यूजिक। अच्छा। बाकी जो दो हैं वो सुनते बहुत अच्छा है, सुनते बहुत अच्छा। मतलब वेरी गुड लिसनर्स। ऑफ कोर्स यू नो इट्स इन द जैसे ब्लड, इट्स वो- इन द जीन्स। उस्ताद लोग जो है ना वो कहते हैं कि कांदा बड़ा अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कान बहुत अच्छे हैं। कान बहुत अच्छा है। सही तो है। फौरन बताते हैं, कहते हैं कि मतलब ये मैं आई फील वेरी लकी, मेरी फैमिली में सबसे अच्छी जो क्रिटिक है मेरी फैमिली ही है। तो मेरी मम्मी, ऑफ कोर्स पापा तो है ही, तो मेरे बहन भाई वो मुझे बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं, अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाए कुछ तो। जरा हरमीत से कुछ पूछ लेना, हरमीत खामोश बैठे हुए हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब पाजी के वारिस बेग साहब जो है पाजी हमारे, तो उनको मैं काफ़ी सुनता आ रहा हूँ, लेकिन जब इनसे पहले भी शो में जब इनको सुना था बड़ा मज़ा आया। लेकिन वैसे बेग साहब के सामने जब बैठे हो, जब गाते हो तो कुछ डांट शांट भी लगती है कि भैया ऐसे ना, ऐसे गाओ, ऐसे गाओ? हरमीत जी, मेरे कभी ऐसे आज तक हुआ नहीं कि टेडी ने कभी डांटा हो मुझे। जो गाइड करते हैं, जिस तरीके से मुझे समझाते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव काम है जो म्यूजिक का है। तो इसमें अगर आप डांट डपट करोगे तो फिर मूड सब ऑफ हो जाता है। तो मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ, आई डोंट डू इट विदाउट माय फादर, कुछ भी हो, क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है, वो लफ्ज़ का तलफ़ुज़ और नोटेशंस हर चीज़ मुझे इतने प्यार से बताते हैं, तो अभी तक डांट नहीं पड़ी। अभी तक डांट नहीं हाँ जी। पड़ी है। नहीं, माशाल्लाह। होपफुली फ्यूचर में भी। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, Thank you. बहुत अच्छा गा रहे हो, जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल में वो अप्रिशिएट ही करते होंगे। Now what मुझे next? वो मुझे गोल देते हैं, तो मैं उसके ऊपर मैं तकमील करता हूँ। उनकी कोशिश होती है कि मैं उनको। अच्छा, अभी क्या जैसे सुना रहे हैं? पापा की इतनी बात हो रही है तो उनका ही गाना सुना देता हूँ। हाँ, चलो। हमने वैसे आपसे लास्ट टाइम भी कहा था नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने फादर को साथ लेकर आइएगा। बस अभी वो मेरे साथ ही आए हैं अमेरिका से, तो उनका जेट लैग कुछ ज्यादा इंटेंस चल दोबारा रहा से है। हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली विल डू अ होल शो टुगेदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दिस वंस फॉर माय डैड। ठीक है। हे हे आहा हे हे ला 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 ला। कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। हे हे आहा हे हे ला ला ला। जबरदस्त, कमाल हो गया। रौनक लगा देते हैं आप जब भी आप Thank you वीडियो so में। much. थैंक यू सो मच अम्मार, It was एंड a ऑल द pleasure. वेरी बेस्ट। जो भी आपके अभी गाने अपकमिंग आ रहे हैं उन सब Thank के you. लिए बेस्ट विशेस। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।